सो हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। तो आज हम लोग देखने वाले हैं एग्ज़ाम सीरीज़, ये 6 है। तो इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ, जितने भी सीरीज आ रही है, और आप लोग का फटाफट रिवीजन हो सके। तो इसमें आज हम लोग 3 क्वेश्चन को देखेंगे, और जिसमें है कि माइनर एलिमेंट इन प्रेगनेंसी में होने वाले जो लघु विकार हैं वो कौन कौन से होते हैं वो उसको देखेंगे। और लेबर स्टेज, लेबर को देखेंगे, लेबर प्रक्रिया क्या होती है, और इसके थर्ड जो 4th स्टेज होते हैं उनको भी देखेंगे, क्योंकि ये जो है एग्जाम में पूछ लेते हैं। लेबर तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एंड ब्रेस्ट फीडिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल अपना निभाता है। ब्रेस्ट फीडिंग जो है शॉर्ट टाइप में पूछा जाता है, बट लेबर जो है वो लॉन्ग टाइप में पूछा जाता है। ठीक है, तो आज फटाफट रिवीजन करते हैं, हम लोग चलते हैं अपनी वीडियो की तरफ। तो जो सबसे पहला क्वेश्चन है वो है माइनर एलिमेंट्स। तो माइनर एलिमेंट्स का मतलब ये होता है कि गर्भावस्था में के दौरान कुछ ऐसे विकार होते हैं, छोटे छोटे विकार होते हैं जो उत्पन्न हो जाते हैं, मतलब छोटी छोटी बीमारियां उत्पन्न हो जाती हैं जो फर्स्ट ट्राइमेस्टर तक तो रहती हैं, फिर धीरे धीरे कुछ बीमारियां गायब होने लगती हैं और कुछ पूरे लास्ट तक रहती हैं, और जैसे ही प्रेगनेंसी ख़त्म होती है तुरंत ही ये बीमारियां गायब हो जाती हैं। ये जो होती हैं ये काफ़ी बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट नहीं करती हैं बॉडी पे। ऐसा नहीं है कि इनके होने से किसी भी तरह का बच्चों को नुकसान होता है या फिर माँ को नुकसान होता है। हाँ, थोड़ी उनकी दैनिक जो प्रक्रियाएं रहती हैं वो प्रभावित हो सकती हैं। तो देखिए, सबसे पहला इसमें है मॉर्निंग सिकनेस। मॉर्निंग सिकनेस ऐसे नॉर्मली भी पूछ लेता है कि मॉर्निंग सिकनेस क्या होता है। तो यह प्रेगनेंसी के दौरान पाया जाने वाला सबसे लघु विकार है जो प्रेगनेंसी के प्रथम ट्राइमेस्टर में पाया जाता है। इसके अंतर्गत गर्भवती महिला को प्रातः उठते ही उबकारी आती है, मतलब जैसे ही महिला सुबह के टाइम उठती है तुरंत उसको वोमिटिंग जैसा फील होता है, और नोजिया, जिसको हम कहते हैं नोजिया वोमिटिंग, ऐसा फील होता है। साथ ही महिला में जी मिचलाने की समस्या भी रहती है। सामान्यतः मॉर्निंग सिकनेस की जो समस्या होती है वो प्रथम ट्राइमेस्टर के साथ समाप्त हो जाती है। अच्छा, ये मॉर्निंग सिकनेस क्यों आता है? तो मॉर्निंग सिकनेस इस एग्जैक्ट कारण तो नहीं पता, लेकिन ये माना जाता है कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन है, जिसको HCG हार्मोन कहते हैं, ये काफ़ी मात्रा में स्रावित होने लगता है। क्योंकि आप देखते हैं कि यूरिन जो टेस्ट होता है प्रेगनेंसी के ये पता करने के लिए कि प्रेगनेंसी है कि नहीं, तो उसमें भी जब देखा जाता है तो HCG का लेवल के थ्रू ही पता चलता है कि हाँ प्रेगनेंसी है। तो वही HCG का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से ये मॉर्निंग सिकनेस की समस्या देखी जाती है। ये फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्वतः ही ख़त्म हो जाता है, मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में स्टार्ट होता है और जैसे ही सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है ये अपने आप ख़त्म हो जाता है। लेकिन जब मॉर्निंग सिकनेस बहुत ज़्यादा होने लगता है, बहुत ज़्यादा मतलब एक दिन में 40 से 50 बार से ज़्यादा वोमिटिंग होने लगती है, महिला काफ़ी ज़्यादा परेशान हो जाती है, तो फिर वो हाइपरेमेसिस ग्रेविडम होता है और उसमें एबॉर्शन की कंडीशन भी रहती है, मतलब बहुत सारी कंडीशन बन जाती है। लेकिन मॉर्निंग सिकनेस एक नॉर्मली बीमारी है, इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। आप लोगों ने देखा होगा ना कि जब टीवी सीरियल्स में क्या होता है कि जब किसी को वोमिटिंग होती है तो ये तुरंत पता चल जाता है कि हाँ ये प्रेग्नेंट हो गई है। तो ऐसा नॉर्मली नहीं है कि हमेशा किसी को वोमिटिंग होगा तो वो प्रेग्नेंट ही है, कोई डाइजेस्टिव सिस्टम में प्रॉब्लम रहने की वजह से भी हो सकता है। ठीक है, तो भाई टीवी वगैरह की तो बात ही अलग है। देखो, प्रेग्नेंट वुमेन को अत्यधिक इसमें क्या करना चाहिए, क्या क्या चीज़ें अवॉइड करनी चाहिए। तो जो प्रेग्नेंट वुमेन को अत्यधिक मसालेदार स्पाइसी भोजन नहीं करना चाहिए, क्योंकि यह समस्या जो होती है वो मॉर्निंग में बिस्तर से उठते समय ही ज़्यादा होती है। तो गर्भवती महिला को बिस्तर से उठने से पहले ही क्या करना चाहिए कि रोटी पराठा मतलब कुछ भी खाकर तब उठना चाहिए बिस्तर से। ठीक है, तो और क्या होता है कि प्रेग्नेंट वुमेन को पर्याप्त मात्रा में फ्लूइड लेना चाहिए, और जो भी प्रेग्नेंट वुमेन है उनको हल्का तथा आसानी से पचने वाले भोजन, सुपाच्य भोजन ही करना चाहिए। इसीलिए सब लोग कहते हैं कि मांस मछली नहीं खाना चाहिए प्रेगनेंसी में। तो प्रेगनेंसी में मांस मछली ना खाने का सामान्य कारण यही होता है कि डाइजेस्टिव भोजन करना चाहिए, जिससे कि हेल्थ सही रहे। अब हम बात करते हैं दूसरी कौन सी बीमारी होती है। तो दूसरी बीमारी जो है अम्लसूल की होती है, जिसको हार्टबर्न कहते हैं। ये भी माइनर एलिमेंट्स के अंतर्गत ही आता है, लेकिन मॉर्निंग सिकनेस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसे पायरोसिस के नाम से भी जाना जाता है। इसके अंतर्गत मीडिया स्टेनल क्षेत्र में जलन युक्त दर्द होता है,
कारण क्या होता है कि जो प्रेगनेंसी के दौरान प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स जो होता है उसका स्तर बढ़ जाने के कारण तो इसोफेगस तथा अमाशय के मध्य में पाए जाने वाले जो कार्डियक रिएक्टर हैं कि मसल शिथिल हो जाती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है कि स्टोमच में मौजूद खाद्य पदार्थ गैस्ट्रिक जूस वन सेकेंड गैस्ट्रिक जूस आदि का ग्रसिका में उल्टा प्रवाह होने लगता है। यही उल्टा प्रवाह जलन युक्त संवेदना का कारण होता है। मतलब इसमें मेन कारण आप जान सकते हैं प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन्स का जो लेवल है वो बढ़ जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उल्टा प्रवाह होने लगता है। मतलब पेट में न जाने की वजह से ऊपर की तरफ आने लगते हैं ये सब सारे सामान, तो उसकी वजह से ये ऐसा होता है। बस इतना ही याद करना है, ठीक है। बहुत ज़्यादा डीपली नहीं नॉलेज लेना है, क्योंकि क्या है ना कि ये छोटे छोटे जो मैं इम्पॉर्टेंट है मैं उनको ही अच्छे तरीके से बताऊंगी। बाकी ये माइनर एलिमेंट्स में आप ये जब लॉन्ग टाइप में आएगा तो थोड़ा थोड़ा लिख देंगे ना, बहुत सारे माइनर एलिमेंट्स के अंतर्गत आते हैं, बहुत सारी बीमारियां हैं, तो थोड़ा थोड़ा आप लिखेंगे ना तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। और अगर शॉर्ट टाइप में आता है तो फिर कोई बात ही नहीं है, तब तो बहुत ही कम लिखना रहेगा। बात करें कॉन्स्टिपेशन की तो ये इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो ये कभी कभी शॉर्ट टाइप में अकेले ही पूछ लेता है कॉन्स्टिपेशन क्या होता है। तो गर्भावस्था के दौरान महिला में कब्ज की शिकायत रहना आम है। कब्ज की शिकायत जिसको जैसा कि भोजन पाचन नहीं हो पाता है तो उसी को ही हम कॉन्स्टिपेशन के नाम से जानते हैं। कारण क्या होता है कि प्रोजेस्टेरॉन की गर्भावस्था के दौरान जो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन होता है उसका लेवल जो होता है वो बढ़ जाता है। उसी के कारण आहार नाल की क्रियाशीलता कम हो जाती है। गर्भावस्था की अवधि के बढ़ने के साथ साथ महिला की फिजिकल एक्टिविटी का कम हो जाना तथा इनलार्ज यूट्रस द्वारा कोलोन पर प्रेशर डालने के कारण भी आहार नाल की जो क्रमाकुंचन गति होती है वो कम हो जाती है। देखो जब बेबी होता है वो दबाव डालता है स्टमक पे, तो स्टमक पे जब दबाव पड़ेगा जो भी आपका भोज्य पदार्थ रहेगा वो अच्छे तरीके से डाइजेस्ट नहीं हो पाएगा, तो उसकी वजह से भी ये कॉन्स्टिपेशन देखा जाता है। गर्भवती महिला को आहार में पर्याप्त मात्रा में रुक्षांश लेनी चाहिए। गर्भवती को प्रतिदिन पर्याप्त मात्रा में फ्रूट लेनी चाहिए। यदि मनाही ना हो तो गर्भवती माता को प्रतिदिन 8 गिलास पानी पीना चाहिए। मतलब इसमें ज़्यादा से ज़्यादा देखिए, अगर कॉन्स्टिपेशन किसी को भी हुआ है तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा पानी लेना चाहिए और तरल भोज्य पदार्थ और सुपाच्य भोजन खाने चाहिए। स्फीत सिराएं क्या होती हैं? तो स्फीत सिराएं जो होती हैं या सामान्यतः जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है उसके अंतिम मतलब 12 वीक के बाद ये होती है। अंतिम अथवा तृतीय ट्राइमेस्टर के दौरान उत्पन्न होने वाली एक वेरिकॉस वेन की समस्या है। ये प्रेगनेंसी में प्रथम बार उत्पन्न हो सकती है अथवा पहले ही मौजूद समस्या प्रेगनेंसी के दौरान अधिक विकराल हो सकती है। तो जो वेरिकॉस वेन होता है बहुत लोगों में पहले से ही रहता है, तो ये प्रेगनेंसी के दौरान काफ़ी ज़्यादा और क्रिटिकल कंडीशन हो जाती है और बहुत लोगों को तुरंत ही उत्पन्न होता है। प्रेगनेंसी के दौरान बढ़े हुए प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर के प्रभाव से वेन की जो चिकनी पेशियां होती हैं वो फैल जाती हैं। फलस्वरूप क्या होता है कि रक्त प्रवाह कम हो जाता है और इन फैली हुई वेन के वॉल्व्स जो होते हैं वो शक्तिहीन हो जाते हैं तथा वेसिकोर्टिस की समस्या उत्पन्न हो जाती है। इसी के अलावा गर्भावस्था के दौरान एनलार्ज गर्भाशय की वजह से भी ऐसा होता है। तो देखो इसका मेन कारण इसका भी प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन के स्तर का बढ़ जाना है। तो सभी जो बीमारियां होती हैं लगभग हार्मोन्स की बढ़ जाने की वजह से ही हो रही हैं। अच्छा, इसका मैं जो पीडीएफ है ना वो ग्रुप में सेंड करती हूँ, तो वहाँ से आप पीडीएफ को पूरा अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं और इसमें मैं शॉर्ट वे में ही आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ। आप वहाँ पे जाइए, मैं पीडीएफ सेंड कर दी हूँ, आप वहाँ से भी पढ़ सकते हैं। ये पूरा नोट्स मैं सेंड की हूँ। और यूरिनरी फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन मतलब बार बार मूत्र त्याग करना। तो बार बार यूरिन पास आउट करने की समस्या जो होती है वो फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान ज़्यादा देखी जाती है और प्रेगनेंसी के लगभग 12 सप्ताह के बाद यह जो होती है वो समाप्त हो जाती है। मतलब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ये समाप्त हो जाती है, लेकिन फिर क्या होता है कि थर्ड ट्राइमेस्टर में ये फिर से स्टार्ट हो जाती है। अब उसका कारण जानिए क्या होता है। प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर के दौरान गर्भाशय की स्थिति इनग्रेटेड इन्वर्टेड हो जाती है और साथ ही ये बल्कि भी हो जाती है। यहाँ जो एक्सग्रेटेड और एंटीवर्टेड तथा बल्कि गर्भाशय जो होता है ये यूरिनरी ब्लैडर पर दबाव डालता है। फलस्वरूप यह समस्या उत्पन्न होती है। देखो सबसे मेन कारण क्या होता है कि जो
हमारा यूरिनरी ब्लैडर होता है उस पर दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से बार बार यूरिन पास आउट करने की समस्या होती है। देखो, जब यूरिनरी जो ब्लैडर होगा उस पर दबाव पड़ेगा तो जो उसका इन्लार्जमेंट जितना होता है, जितना उसमें स्पेस होता है, तो उतना वो यूरिन को नहीं कवर कर पाएगा, मतलब स्टोर उतना नहीं कर पाएगा। तो जब स्टोर नहीं कर पाएगा, अभी आप डिब्बा ही लीजिए कोई भी, तो अगर वो फूला हुआ हो तो ज़्यादा चीज़ों को वहाँ आप रख सकते हैं, और अगर उसको आप दबा देंगे तो फिर आप कम चीज़ों को रख सकते हैं ना। तो यही चीज़ इसमें होती है। तो इसी वजह से बार बार थोड़ा सा भी जब यूरिन कलेक्ट नहीं हो पाता है उसमें, तो लगता है कि हाँ यूरिन पास आउट कर दें। और यही समस्या थर्ड ट्राइमेस्टर में होती है। थर्ड ट्राइमेस्टर में बेबी आ जाता है, तो बेबी काफ़ी बड़ा हो जाता है, जिसकी वजह से यूरिनरी ब्लैडर पे दबाव पड़ता है और ये समस्या बनी रहती है। कमर दर्द क्यों होता है? तो कमर दर्द में मतलब कमर दर्द की तो शिकायत रहती ही है, वो थर्ड ट्राइमेस्टर के दौरान होती है। ये किस वजह से होती है? तो पेल्विक में किसी भी प्रकार की एबनॉर्मलिटी होना, या फिर मांसपेशियों में जकड़न होना, या फिर यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन होना, कब्ज होना, गर्भावस्था के दौरान ऊंची एड़ी जो चप्पलें होती हैं उनको अवॉइड करना चाहिए, लगातार वजन में वृद्धि होना, ये सब कारण होते हैं जिसकी वजह से कमर दर्द होता है। तो आप देख सकते हैं कि प्रेगनेंसी के दौरान कितनी ज़्यादा समस्याएं होती हैं एक फीमेल को ना। तो मूर्छा से आ जाना, ये चक्कर आना, ये भी एक कंडीशन होता है जो कि माइनर इवेंट ही है। तो फैंटिंग एल्कली अटैक्स की संभावना गर्भावस्था के शुरुआती महीने अथवा अंतिम महीने दोनों ही समय हो सकती है। कारण इसका क्या होता है कि प्रेगनेंसी के शुरुआती महीने में यह समस्या प्रोजेस्टेरोन नामक हार्मोन के स्तर के बढ़ जाने की वजह से होती है। बस इतना ही याद करना, बहुत ज़्यादा और याद करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, क्योंकि छोटे में ही पूछेगा। नींद नहीं आना, तो नींद नहीं आता ये किस वजह से होता है? तो प्रेगनेंसी के अंतिम महीने में गर्भवती महिला में इंसोमिनिया की संभावना रहती है। इंसोमिनिया मतलब होता है नींद ना आना। गर्भस्थ शिशु की मूवमेंट के कारण क्या होता है कि जैसे कि जब बच्चा है वो पेट में लात मारेगा, और फिर मतलब लात नहीं मारता वैसे ही, तो किक वगैरह करना, ये क्या टीवी सीरियल्स में कहते हैं ना, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। तो वो मूवमेंट करता है, तो मूवमेंट की वजह से नींद नहीं आती है। फ्रीक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन के कारण रात में बार बार नींद का खुल जाना, और एब्डोमेन का आकार बढ़ जाने के कारण प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो उसे अनकम्फर्ट फील होता है, आरामदायक स्थिति का नहीं ले पाती है, इस वजह से भी नींद नहीं आती है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या था कि लेबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, तो इसको आपको अच्छे तरीके से पढ़ना है क्योंकि ये तो पूछा ही जाना है। लेबर चाहे पूछ लेंगे, चाहे फर्स्ट स्टेज के बारे में पूछ लेंगे, चाहे मैनेजमेंट के बारे में पूछेंगे, तो लेबर इज मोस्ट इम्पॉर्टेंट, ओके। तो वह प्रक्रिया जिसके द्वारा गर्भधारण का उत्पाद अर्थात जो गर्भस्थ शिशु होता है वो क्या करता है कि यूट्राइन से वेजाइनल कैनाल से होते हुए बाहर निकलता है, उसको लेबर कहते हैं। देखो अच्छे तरीके से समझो लेबर क्या होता है। तो जो भी कॉन्सेप्शन मतलब जो भी गर्भधारण का प्रोडक्ट रहता है, जब वह कहाँ से वेजाइनल कैनाल से होते हुए यूट्राइन कैविटी मतलब यूट्राइन कैविटी से वेजाइनल कैनाल से होते हुए वेजाइना के थ्रू बाहर आता है, तो उसको ही लेबर कहते हैं। डिलीवरी क्या होता है उसको भी समझ लीजिए। डिलीवरी मीन्स होता है कि जो बेबी होता है वो या तो वेजाइना के थ्रू आए या फिर वो ऑपरेशन के थ्रू आए, तो वो डिलीवरी कहते हैं। डिलीवरी मीन्स होता है चाहे जैसे कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट बाहर आना, वो चाहे किसी भी प्रक्रिया से हो रहा हो। लेकिन लेबर का मतलब होता है कि सिर्फ वेजाइना के थ्रू ही आना चाहिए जो कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट है, तो उसको लेबर कहते हैं, ठीक है। तो ये एलएमपी के प्रथम दिन से लेकर जैसे कि 9 मंथ प्लस 7 डे का टाइम ड्यूरेशन होता है जब भी ये आता है बाहर कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट, तो 9 मंथ प्लस 7 डे के बाद ये कॉन्सेप्शन का प्रोडक्ट बाहर आता है। पहली बार जो महिला प्रेग्नेंट हुई रहती है तो उसमें 14 से 16 घंटे की ये अवधि होती है डिलीवरी प्रोसेस, मतलब इसमें फर्स्ट से स्टेज से लेकर पूरे चौथे स्टेज तक है। और जो मल्टी पैरा होती है मतलब जिसको 1-2 बच्चे हो गए रहते हैं, तो ऐसी महिलाओं में क्या होता है कि 8 से 10 घंटे की ये अवधि रहती है। देखो क्या होता है कि इसमें भी एक
प्रेसिपिटेट लेबर और एक प्रीटर्म लेबर होता है। तो प्रेसिपिटेट लेबर ऐसा लेबर होता है जिसमें कि 2 घंटे के अंदर ही क्या होती है कि ये प्रसव प्रक्रिया पूरी समाप्त हो जाती है, इसको प्रेसिपिटेट लेबर कहते हैं। और जो प्रोलॉन्ग लेबर होता है उसमें 18 से 20 घंटे से भी ज़्यादा जब ये प्रक्रिया चलती है तो उसको हम प्रोलॉन्ग लेबर कहते हैं। तो इसमें ये एबनॉर्मलिटी होती है जिसमें ये चीज़ें होती हैं। तो प्रेसिपिटेट लेबर और प्रोलॉन्ग लेबर मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ कि क्या कैसे क्या होता है, वो तो वहाँ पे आप देख सकते हैं। और लेबर के ही अंतर्गत आता है कि लेबर जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है। 2 टाइप्स कौन कौन से होते हैं, तो एक सामान्य लेबर होता है और एक असामान्य लेबर होता है। सामान्य जो होता है उसको हम यूटोसिया कहते हैं। यूटोसिया बहुत इंपॉर्टेंट है, ये ऐसे भी नॉर्मली भी पूछ लेता है फिल इन द ब्लैंक्स में कि जो सामान्य जिसको नॉर्मल लेबर कहते हैं वो उसको किस नाम से जानते हैं, तो उसको हम यूटोसिया के नाम से जानते हैं। और जो सामान्य तरीके से नहीं होता है उसको डिस्टोसिया के नाम से जानते हैं। देखो सामान्य का मतलब यही है कि अपने आप स्वतः ही अच्छी तरीके से डिलीवरी हो जाए, किसी भी बाह्य उपकरण की ज़रूरत ना पड़े, जैसे सिजेरियन सेक्शन हो गया या फिर फॉरसेप्स डिलीवरी हो गया, किसी भी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत ना पड़े, वो आराम से डिलीवरी हो जाए, उसी को ही हम सामान्य लेबर कहते हैं। और असामान्य लेबर वह होता है जिसमें कि बाहरी किसी इंस्ट्रूमेंट की ज़रूरत पड़े, सिजेरियन सेक्शन की ज़रूरत पड़े, तो ये सब जो होता है वो उसको हम डिस्टोसिया कहते हैं, वो असामान्य लेबर होता है। अब बात करते हैं कि फर्स्ट स्टेज की। आपको मैं फिर से बता रही हूँ कि PDF में सेंड कर दी हूँ, तो आप वहाँ से डिटेल में पढ़ना चाहें तो पढ़ सकते हैं, क्योंकि आपका एग्ज़ाम आ गया है तो मैं बहुत ज़्यादा लेंदी वीडियो नहीं बनाना चाहती हूँ, बस उतना बनाना चाहती हूँ जितना आप लोग पढ़ें और आपको याद रहे और आप एग्ज़ाम में लिख ले जाएं, बस उतना ही बताना चाहती हूँ जो इम्पॉर्टेंट है। तो देखो अगर ये आप चार्ट याद कर लेते हो तो काफ़ी अच्छा है, अगर नहीं भी याद कर पाते हो तब भी कोई बात नहीं, तो बस आपको इतना याद कर लेना है प्रसव की, जैसे कि अगर लेबर आता है तो उसमें आप लोग ना ये जो चार्ट है अगर आप पूरा नहीं याद कर पा रहे हैं तो बस इतना ही ऐसे करके बना दीजिएगा, काफ़ी अच्छा नंबर मिल जाएगा। बस इतना ही अगर याद है तो इतना तो आपको याद ही होगा कि 4th स्टेज होते हैं, तो इसको इस तरीके से बॉक्स में बनाना तो काफ़ी अच्छा लगेगा और एग्जामिनर के ऊपर काफ़ी इफेक्ट पड़ेगा। तो फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज एंड 4th स्टेज होते हैं। फर्स्ट स्टेज में जो होता है उसमें भी 3 स्टेजेस होते हैं, एक गुप्त अवस्था, दूसरी सक्रिय अवस्था, तीसरी जो होती है वो ट्रांजिशन अवस्था होती है। याद हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं हो तो भी कोई बात नहीं है। और क्या होता है कि जो सेकेंड अवस्था होती है उसमें भी वो भी 2 टाइप्स की होती है, एक उसमें आता है प्रोपल्सिव फेज और एक आता है एक्सलेप्सिव फेज, ठीक है, एक्सपल्सिव फेज। अब फर्स्ट ट्राइमेस्टर में क्या होता है उसको जान लेते हैं। तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर जो होता है उसमें इसे सर्वाइकल स्टेज या डायलेशन स्टेज भी कहते हैं। यह अवस्था वास्तविक प्रसव की पीड़ा, ट्रू लेबर पेन के प्रारंभ होने के साथ ही शुरू होती है और सर्विक्स के पूरी तरह डायलेट होने, मतलब 10 सेंटीमीटर तक जब सर्विक्स डायलेट हो जाता है वहीं भी ये प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। और इसके अंतर्गत आपने देखा ही, इसके अंतर्गत भी 3 स्टेजेस पाए जाते हैं। और सेकेंड स्टेज की बात करें तो सेकेंड स्टेज जो होता है उसमें बेबी की डिलीवरी होती है, थर्ड स्टेज में प्लेसेंटा आउट होता है और चौथे स्टेज में ऑब्जर्वेशन के लिए रखा जाता है। नेक्स्ट क्या है कि सेकेंड स्टेज की बात करते हैं। अब सेकेंड स्टेज, ठीक है, क्योंकि थोड़ा थोड़ा आपको पढ़ना है और बाकी आपने बहुत अच्छे तरीके से पढ़ा ही है, आई नो। तो देखिए जो सर्विक्स के पूर्व विस्तारण के साथ ही ये स्टार्ट होता है और फीटस के बाहर होने तक यह अवस्था रहती है। इस अवस्था के भी 2 स्टेजेस होते हैं, एक प्रोपल्सिव फेज और एक एक्सपल्सिव फेज। तो ये सब अगर आपको याद हो तो ठीक है, नहीं तो कोई बात नहीं। फिर आपको ये देखना है कि कौन से क्रियात्मक परिवर्तन होते हैं। तो इसमें सर्विक्स का पूरी तरीके से डायलेशन हो जाता है, प्रसव पीड़ा स्टार्ट हो जाती है और गर्भाशयी संकुचन होता है, झिल्लियाँ फट जाती हैं, कोमल ऊतकों का विस्थापन होता है और वेजाइना से जो गर्भ प्रसूति अंग का दिखाई देने लगता है, ये सब चीज़ें होती हैं। गर्भस्थ जो होता है, गर्भस्थ शिशु नीचे की ओर खिसकता है और प्रसव पीड़ा रहती है, तो यही सब चीज़ें इसमें होती हैं।
थर्ड स्टेज की बात करें तो थर्ड स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं, तो देखिए थर्ड स्टेज जो होता है वह प्लेसेंटा के बाहर आने के साथ ही समाप्त हो जाता है। मतलब बेबी के डिलीवरी के बाद ही यह प्रक्रिया शुरू होती है और जैसे ही प्लेसेंटा आउट होता है वैसे ही प्रक्रिया समाप्त हो जाती है। तृतीय अवस्था की अवधि जो होती है प्रथम गर्भवती होने वाली महिला तथा दूसरी इससे अधिक बार माँ बनने वाली दोनों में ही 15-15 मिनट का होता है। मतलब कि चाहे मल्टीपैरा हो या फिर प्रेमी ग्रेविडा हो, दोनों में ही यह स्थिति जो होती है 15 मिनट की ही होती है। इसकी अवधि घटकर, जैसे कि अगर एक्टिव मैनेजमेंट किया जाए तो इसकी अवधि घटकर 5 मिनट भी हो सकती है। प्रसव की तृतीय अवस्था में 3 घटनाएं होती हैं, वो कौन कौन सी हैं वो भी जान लीजिए। एक प्लेसेंटा जो होता है वो पृथक होता है, आपको पता है प्लेसेंटा पृथक होता है। दूसरा जो होता है वो प्लेसेंटा नीचे की ओर खिसकता है और तीसरा जो होता है वो प्लेसेंटा आउट हो जाता है, मतलब बाहर आ जाता है, एक्सपल्सन हो जाता है। ठीक है, तो यही सब चीज़ें होती हैं थर्ड स्टेज में। अब बात करते हैं कि फोर्थ स्टेज में क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फोर्थ स्टेज की बात करें तो फोर्थ स्टेज में देखिए प्लेसेंटा की डिलीवरी के बाद अगले 1 घंटे की अवधि जो होती है वो चतुर्थ अवस्था कहलाती है। मतलब इसमें सबकी डिलीवरी हो गई रहती है। ऑब्जर्वेशन के लिए इसलिए देखा जाता है कि महिला में कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हुए हैं या फिर PPH की कंडीशन तो नहीं बन रही है, तो इन सब की वजह से देखा जाता है। तो इसी वजह से 1 घंटे के लिए रखा जाता है। वो चाहे प्रेमी ग्रेविडा हो चाहे मल्टी ग्रेविडा हो, दोनों के 1 घंटे की अवधि के लिए रखा जाता है। तो क्या होता है कि डिलीवरी के बाद का पहला घंटा शिशु जन्म देने वाली महिला के लिए अत्यंत क्रिटिकल टाइम होता है। अतः इस पीरियड के दौरान महिला को अकेला नहीं छोड़ना चाहिए, तो यही सब काम करना चाहिए। इसमें गतिविधियां क्या क्या की जाती हैं उसको देख लेते हैं। तो इसमें क्या करना है कि जो वाइटल साइन है उनको लेना है, गर्भाशय का मूल्यांकन करना है, पेरिनियम तथा निचली जो वेजाइना है उसका एग्जामिनेशन करना है, एपिजियोटॉमी जो आपने किया है प्रसव प्रक्रिया को आसान बनाने के लिए उसकी मरम्मत करनी है। मरम्मत करने का मतलब ठोकना पीटना नहीं है, मतलब उसको सिलना उलना है, जैसे कि जो किया जाता है वो करना है। मरम्मत का मतलब आप लोग कुछ और ही समझ लेते हैं ना मरम्मत का, जैसे ईंट ऊट की मरम्मत हुई, तो ये सब मत समझना, ठीक है। तो पेरिनियल पैड का परीक्षण करना है और यूरिनरी ब्लैडर को चेक करना है और फिर उसके बाद फ्लूइड्स वगैरह इसमें दे सकते हैं। इस स्टेज में आप फ्लूइड्स भोजन ये सब दे सकते हैं और एडवाइस माता को देना है कि किस तरीके से आपको ब्रेस्ट फीडिंग करवाना है, किस तरीके से आपकी प्रक्रियाएँ रहने वाली हैं। तो यही सब चीज़ें होती हैं इसमें। अब बात करते हैं कि ब्रेस्ट फीडिंग। वाह, इसका पिक्चर कैसा आया है ना, चलो कोई बात नहीं, पढ़ने से मतलब है, टेढ़ा है थोड़ा, ठीक है, मैं समझा देती हूँ। बट माँ का दूध जो होता है वो ब्रेस्ट फीडिंग मतलब ब्रेस्ट मिल्क नवजात शिशु के लिए सर्वोत्तम आहार होता है। स्तनपान न केवल नवजात की न्यूट्रिशनल फीड की पूर्ति करता है अपितु माता एवं नवजात के बीच भावनात्मक लगाव को भी उत्पन्न करता है। जन्म के बाद प्रथम 6 महीने का तो जो दूध होता है वो माँ की माँ का दूध होता है वो शिशु की वृद्धि एवं विकास के लिए काफ़ी पर्याप्त होता है। अभी समझा रही हूँ, रुक जाइए। अतः इस अवधि के दौरान शिशु को एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करवानी चाहिए, अर्थात इस अवधि के दौरान शिशु को केवल माँ का दूध ही पिलाना चाहिए, ऊपर का कुछ भी नहीं देना चाहिए, यहाँ तक कि पानी भी नहीं पिलाना चाहिए। देखो ब्रेस्ट फीडिंग जो होता है वो जो पहला मिल्क आता है ना, कोलेस्ट्रम जिसको कहते हैं, वो ऐसा नहीं करना चाहिए। बहुत जगह ऐसी प्रथाएं होती हैं कि प्रथम 3 दिन का जो मिल्क होता है माता का वो नहीं पिलाते हैं, बट उसमें बहुत सारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को विकसित करने वाले कारक होते हैं, रोगों से लड़ने वाले कारक होते हैं, तो वो मिल्क ज़रूर पिलाना चाहिए। और माँ का दूध जो होता है वो बहुत अच्छा आहार होता है, रोगों से लड़ने की क्षमता देता है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है हम कह सकते हैं। और जितनी भी न्यूट्रिशन की आवश्यकता होती है ना बच्चे में, वो सबकी नीड को एक ब्रेस्ट मिल्क ही पूरा करता है। ये आमतौर पर जो गाय का मिल्क होता है उसको भी हम माता के दूध से कुछ उसी के बराबर रखते हैं, लेकिन ये तब करते हैं, गाय का मिल्क तब पिलाते हैं जब कभी कभी ऐसा होता है कि प्रेगनेंसी मतलब डिलीवरी के दौरान माँ बच्चे को जन्म दे देती है लेकिन स्वयं उसकी डेथ हो जाती है। तो फिर हम क्या कर सकते हैं कि उसमें जो काऊ मिल्क होता है उसमें थोड़ा पानी मिलाकर पिला सकते हैं, लेकिन वो मिल्क और माता के मिल्क में ज़मीन आसमान का अंतर रहता है। कितना भी कोई कहे कि लगभग बराबर होता है, लेकिन लगभग बराबर नहीं होता है। और हाँ, कभी भी भैंस का दूध नहीं पिलाना चाहिए,
चाहिए बच्चों को। अगर पिलाओ तो गाय का ही दूध पिलाना चाहिए, क्योंकि जो भैंस होती है उसका जो मिल्क होता है काफ़ी मोटा होता है, ठीक है। तो जो गर्भस्थ शिशु है उसके लिए एक वरदान के रूप में होता है ब्रेस्ट मिल्क। ब्रेस्ट मिल्क काफ़ी अच्छा होता है। इसमें ना भी किसी की जल्दीबाजी की आवश्यकता होती है, ना किसी अदर तैयारियां की ज़रूरत होती है, और ना ही किसी अदर खर्चे की ज़रूरत होती है। तो प्रथम 6 महीने तक जो मिल्क पिलाया जाता है उसको सिर्फ माँ का दूध ही पिलाया जाता है, जो उसे हम एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग के नाम से जानते हैं। उसके बाद जब 6 माह के बाद बच्चों में क्या करना चाहिए, थोड़ा बहुत अन्य आहार देना चाहिए। अनाज वगैरह हो गया तो उसको हम वीनिंग के नाम से जानते हैं। तो स्तनपान के क्या लाभ होते हैं वो देखिए, पोषणी लाभ होता है। आप लोग को बहुत अच्छे तरीके से पता है कि कितने लाभ होते हैं, आप इसको अपने मन से भी बनाकर लिख सकते हैं, ठीक है। तो इसमें मुझे बहुत ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ब्रेस्ट मिल्क में लैक्टोज काफ़ी मात्रा में पाया जाता है, ये सब हो गया। ब्रेस्ट मिल्क में केसीन मात्रा में पाया जाता है, मतलब ब्रेस्ट मिल्क हर तरीके से बच्चे और माँ के लिए काफ़ी अच्छा होता है। और ब्रेस्ट मिल्क पिलाने से पता है क्या होता है, माँ में भी एक गर्भ निरोधन का काम करता है 6 माह तक। एक प्राकृतिक गर्भ निरोधक का काम करता है और मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी मेंटेन करके रखता है। सो आई होप आप लोगों को ये सब चीज़ें समझ में आई होंगी, और अच्छी लगी हो तो वीडियो तो लाइक करें। और अगर आपको किस टॉपिक पे आपके एग्ज़ाम आ चुके हैं, तो आपको जिस टॉपिक पे जो भी चीज़ें नहीं समझ में आई हों वो आप कमेंट में बता सकते हैं, और या फिर मेरा एक टेलीग्राम ग्रुप है, वहाँ से आप मुझसे डायरेक्ट जुड़ सकते हैं। जो भी क्वेश्चन आए आप बड़े अच्छे तरीके से मुझसे पूछ सकते हैं। आई एम 24 आवर अवेलेबल। ओके, सो मिलते हैं नई वीडियो के साथ।